नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। मंदिर से शिवलिंग हटाने के विरोध में विहिप ने किया टाउन थाना का घेराव। दोनों पक्षों में सहमति बनने पर मामले का किया गया निस्तारण। नाबालिगा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो अदालत ने किया 10 वर्ष की सजा से दंडित। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों को परमिट जारी करने के दिए निर्देश। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की बैठक आयोजित, स्थानीय विधायक से मिलने का लिया गया निर्णय। जंक्शन थाना पुलिस पर परिवादी से अभद्र व्यवहार करने का आरोप, जनवादी नौजवान सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में कल्याण भूमि मार्ग पर बने दुर्गा मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग को बिना विधि विधान हटाने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज नागरिकों ने मंगलवार सुबह टाउन पुलिस थाना का घेराव किया। टाउन में कल्याण भूमि रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग को बिना विधि विधान हटाने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह टाउन पुलिस थाना का घेराव किया। घेराव कर रहे नागरिकों ने शिवलिंग हटाने वाले मंदिर समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ सौंपे गए परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पुलिस की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। वार्ता में 4 मांगों पर सहमति बनने के बाद इस प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर विश्व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि 2-3 दिन पहले उनके ध्यान में यह बात आई कि टाउन में रावसा रोड पर कल्याण भूमि के नजदीक स्थित दुर्गा मंदिर में स्थापित शिवलिंग को मंदिर के लिए बनी हुई प्रबंध समिति के व्यवस्थापक की ओर से शिवलिंग को उखाड़कर फेंक दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने टाउन पुलिस थाना का घेराव किया। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में 4 मांगों पर विचार किया, जिसमें से 4 मांगे मान ली गई। इसके तहत इस कृत्य के लिए व्यवस्थापक की ओर से सर्व समाज से माफी मांगी जाएगी। इसके अलावा वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल रूप से भंग किया जाएगा। इसके अलावा शिव भगवान के परिवार की मूर्ति को पूरे गाजेबाजी के साथ सम्मान मंदिर में उसी जगह प्रतिष्ठित किया जाएगा। सभी मांगों को कमेटी की ओर से मान लिया गया। इसकी मध्यस्थता के बाद यह निर्णय लिया गया। दूसरी ओर मंदिर सेवा समिति के व्यवस्थापक पूर्व पार्षद सेवाराम का कहना था कि मंदिर के पास नाला का निर्माण हो रहा है। मंदिर की दीवार नाला निर्माण स्थल के बीच आ रही थी, इसी कारण दीवार के साथ प्रतिष्ठित शिवलिंग को हटाया गया था। बाद में मंदिर में गणेश महाराज की मूर्ति व शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया जाना था। शिवलिंग हटाने के बाद पुजारी ने पुलिस थाना में शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया, इस समझौते का पालन किया जाएगा। अभी कल मेरे सामने सबके संज्ञान में एक मामला आया था, जिसमें पूर्व पार्षद हैं अपने सेवाराम जी नगर। उन्होंने वहाँ एक मंदिर की जो एक कमेटी बनी हुई है अपने रावतसर रोड पे, उस मंदिर की कमेटी के वो व्यवस्थापक हैं। तो हमारे ध्यान में ये आया था कि उन्होंने शिवलिंग जो वहाँ पर अपने लगाया हुआ था, शिवलिंग को जो प्रतिष्ठित था उसको उखाड़ करके और फेंक दिया। ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज थाने का घेराव रखा था। 4-5 दिन से ये मामला था, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। अंततः हार करके ये अपनों ने सारा जो है आज इसका थाने का घेराव रखा था। आज सभी समाज के सर्व हिंदू समाज जो है यहाँ पर उपस्थित था। सबने मिलकर के आपस में एक मैत्रीपूर्ण माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ करके कुछ 5 मांगों पर हमने आज एक विचार किया और वो 5 मांगे जो है वो सेवाराम जी ने मांगी है। उनमें जो 5 मांगे थी, उनमें पहली मांग जो थी वो ये थी कि सेवाराम जी नागर ने जो ये कुकृत्य किया, इसकी बिल्कुल सर्व समाज से माफी मांगी। दूसरा ये था कि पुजारी जो वहां पर है उसको पूछ करके ही सारा मामला करना चाहिए था, क्योंकि हमें विधि विधान का ज्ञान नहीं होता। ये सेवाराम जी ने भी स्वीकारा कि मुझे विधि विधान का ज्ञान नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। तो पुजारी को पूछना चाहिए था, तो पुजारी जी को आगे इस तरह के मामलों में पूछा जाए, ये दूसरा था। तीसरा ये था कि ये जो कार्यकारिणी अभी जो वर्तमान में चल रही है, जिसके रहते ऐसा विवाद सामने आया था, इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। लेकिन संविधान ऐसा है कि भंग नहीं हो सकती, 31 मार्च के बाद भंग होगी, तो उससे पहले वो निष्प्रभावी रहे। तीसरी मांग ये थी। और चौथी जो महत्वपूर्ण मांग थी कि पुनः शिव भगवान को वहीं पर पूरे गाजे बाजे के साथ और सह सम्मान, जैसे वो हमेशा प्रतिष्ठित थे, उसी तरीके से उनको प्रतिष्ठित किया जाए, शिव परिवार को प्रतिष्ठित किया जाए। ऐसी 4 मांगों के साथ हमारी वार्ता हुई और 4 मांगों को उस कमेटी ने माना है, सेवाराम जी नागर ने माना है। इसलिए पुजारी जी और सबसे मध्यस्थता के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस मामले को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और संपूर्ण हिंदू समाज हमेशा इसी तरह संगठित रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी को राम राम। विवाद कुछ भी नहीं था, कोई मतलब नहीं था। हर वर्ष पिछली बार भी ऐसे खंडित हो गई, अब खरदरापना हो गया, तो उसको बदलना था। बदलने के लिए एक नाला बना था, नाली, तो नाला बनने के कारण दीवार टूट गई, दीवार के अंदर आ गया अद्धा वो।
आप मौका देख सकते हो जाके, वहाँ आधा उसके अंदर आ गया। उसके अंदर आने के कारण हमने सोचा भी चलो एक तो गणेश जी की मूर्ति स्थापना करनी है और एक शिवलिंग भी नया लगा दिया जाएगा। वो शिवलिंग लगाने के लिए इस पंडित के दिमाग में पता नहीं क्या मनसा थी क्या नहीं था, मेरे को इस बात का पता नहीं। इसने आगे एप्लीकेशन लगाया, जिसको हमने नौकरी पे रख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रखा है, तो उसका मतलब क्या है? ये तो कमेटी जानती है, कमेटी जो करेगी, कमेटी 25 आदमी है, वो गलत थोड़ी है सारे के सारे। इसलिए इसका मतलब था ये कहता भी ये मैं से करूँगा, इसका इनकी मनसा कुछ और है। बाप बेटे बैठे रहते हैं सब। मैं कहता भी एक पुजारी एक तो रखा हुआ है, वो एक रहे वहाँ, कहाँ दिक्कत है? ये कई दिनों से विवाद चल रहा है, खंडित नहीं हो रही वो वहाँ पड़ी है शिवलिंग, सब कुछ देख सकते हो आप। अगर कोई मकान निर्माण किया जाएगा, जीवन उद्धार किया जाएगा, तो जीवन उद्धार तो उसको पाठ के द्वारा किया जाएगा। पूजा पाठ हुई है, सब कुछ हुआ है। भी मैं इससे नहीं कराना चाहता, मैं मेरी मर्जी से पंडित से बुलाया करा, वो आप देख सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लड़के वो गलत है, मैं नहीं रखना चाहता। एक पुजारी मैंने एक रखा है, पुजारी रहे वहाँ, कोई व्यवस्था उसको कोई व्यवस्था की जरूरत है, पंडित को हम नहीं है, वो आप काम छोड़ दे। इसका 2031 तक लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा, उसके बाद नहीं करे काम और दूसरी जगह काम करे। वो तो चिड़ियाघर है, वो तो आज आप पंडित दूसरा आ गया, दूसरा आ जाएगा। 2022 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। मंदिर कल्याण भूमि के पास में वार्ड नंबर 26-27 में वहाँ कोई शिवलिंग को दोबारा लगाने के लिए फाट दिया, इसके बारे में कोई परिवाद आई थी। इसने अनिल कुमार पुजारी उसने दी थी। आज दोनों पक्षों को बुला के यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में दोनों पक्षों को आपसे में समझौता हो गया और कमेटी द्वारा इनका दोनों का समझौता करवा दिया कि वो शिवलिंग जो खड़ी है वो दोबारा विधि विधान से दोबारा वहाँ लगा दी जाएगी। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि विभाग से किसानों को परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीएपी खाद को लेकर जिले के किसानों में संकट की स्थिति बनी हुई है। रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। किसानों की ओर से व्यापारियों पर डीएपी खाद की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों तक यह शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। इन शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार डीएपी, यूरिया और वर्कक के पारदर्शी, त्रुटि रहित एवं सुचारू वितरण के संदर्भ में कृषि उप निदेशक दानाराम की ओर से हनुमानगढ़, नोहर, भादरा के सहायक निदेशकों को आदेश जारी किए गए हैं। दानाराम गोदारा ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की बिजाई का कार्य चल रहा है। गेहूं फसल की बिजाई में डीएपी उर्वरक का प्रयोग किसानों की ओर से किया जाता है। डीएपी की आपूर्ति बराबर हो रही है एवं किसानों की मांग ज्यादा है। अब तक टोकन सिस्टम के माध्यम से लाइन लगाकर किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा था, लेकिन जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया कि इस सिस्टम में मंडी में काम करने वाले श्रमिक वर्ग के महिला, पुरुष व गैर किसान भी लाइन में लगकर डीएपी प्राप्त कर रहे हैं। इससे इस बात की पर्याप्त संभावना है कि डीएपी की कृत्रिम कमी हो जाए एवं कालाबाजारी की भी आशंका है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर हनुमानगढ़, नोहर व भादरा के सहायक कृषि निदेशकों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार डीएपी की आपूर्ति होते ही मंडी प्रभारी अपनी टीम सहित मंडी प्रांगण में एक निर्धारित स्थान पर कैंप लगाएंगे, जहां किसानों को डीएपी वितरण के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। कैंप स्थल के बारे में पर्याप्त जानकारी सभी विक्रेताओं को उपलब्ध करवा दी जाएगी। वर्तमान समय में गेहूं की बुआई चल रही है, जो अंतिम अवस्था में है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक गेहूं की बुआई पूरी हो जाएगी। इस वर्ष नहरों में पानी की उपलब्धता को देखते हुए किसान भाई जो है गेहूँ का बुआई कम करिए, सरसों की बुआई ज़्यादा करिए। और इस बुआई को देखते हुए हमारे पास जो इसकी सप्लाई है डीएपी की आपूर्ति थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से कम हुई है। केवल हनुमानगढ़ में नहीं या राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में डीएपी की कमी रही है इस वर्ष, कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी के तहत। तो वर्तमान में हम ये सोच रहे थे कि लगभग 25,000 मेट्रिक टन यदि हमें डीएपी मिल जाएगा तो हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में जाएंगे। आज IPL का रेट और लगा है, उस हिसाब से देखें तो लगभग 20,000 मेट्रिक टन डीएपी अपने जिले को मिल गया। और इस कमी की अवस्था को देखते हुए 20,000 मेट्रिक टन डीएपी जिले को मिलना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने और जिला प्रशासन ने बड़े प्रयास किए कि केंद्र से जो है हमें जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने बड़ा सहयोग किया। और अब ये रैक लगा है, इसके बाद यदि एक रैक और लग जाता है तो इस बुआई की जो डीएपी की पूर्ति है वो जिले में हो जाएगी। अब उसके बाद में हम लोग जो मॉनिटर कर रहे हैं वो यूरिया को मॉनिटर करें, क्योंकि अभी यूरिया का सीजन शुरू होगा। किसान ने सरसों में पहला पानी देना शुरू कर दिया है, उसके बाद में गेहूं में पहला पानी देना शुरू करेगा। तो पहला जो पानी दिया जाता है, चाहे गेहूँ हो चाहे सरसों, उसमें किसान यूरिया का उपयोग करता है। आज के दिन वर्तमान में जिले के पास में लगभग 9,000 मेट्रिक टन यूरिया है हमारे पास। और आज तक जो इस सीज़न में यूरिया है उसको मिलाएं तो लगभग 48 से 44-45,000 मेट्रिक टन यूरिया हमें मिल गया है,
जिले की यूरिया की जो मांग रहती है लमसम वो 90,000 मेट्रिक टन से 1 लाख मेट्रिक टन रहती है, जो मार्च तक जिसकी पूर्ति होती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी रोज़ इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और कृषि आयुक्त इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से DAP की कमी के बावजूद सब लोगों के सहयोग से हमने इसकी व्यवस्था बढ़ाई है, उससे बेहतर स्थिति में हम यूरिया में व्यवस्था बनाएंगे। नाबालिगा को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो अदालत ने आज 10 वर्ष की सजा से दंडित किया। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब 7 साल पुराने प्रकरण में आज विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया, साथ ही कुल 1,05,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सन 2011-15 को पीड़िता के पिता ने भादरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि जब वे रात को अपने घर पे सो रहे थे तो कुलविंदर उर्फ धोरू उनके घर पर आ गया तथा पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया। इस दौरान पुलिस जांच में पीड़िता ने बताया कि आरोपी कुलविंदर उर्फ धोरू ने उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता का गर्भपात करवाने के लिए आरोपी उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ले गया, जहां पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। बाद में पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके यहाँ लेकर आई। इसी मामले में न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आज आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। आज सरकार बनाम कुलविंदर उर्फ धोरू में माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सजा सुनाई। इस मामले के तथ्य इस प्रकार है। 2/11/15 को पीड़िता के पिता ने भादरा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया कि जब वो रात को सो रहे थे तो कुलविंदर उर्फ धोरू उनके घर पे आ गया, वह पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया। इस आशय की FIR उन्होंने दर्ज करवाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि कुलविंदर उर्फ धोरू ने उसके घर पर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसका गर्भपात करवाने के लिए वो उसको कानपुर ले गया, जहाँ पर उसका पीड़िता का गर्भपात करवाया। उसकी वजह से वह पीड़िता बीमार पड़ गई। बाद में पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लेके आई। तो इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन ने 11 गवाह करवाए और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसी मामले में आज माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, जो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 366 के तहत 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 376 व 5J2/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपये। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर आज जंक्शन के खुंजा क्षेत्र में मुर्रा नस्ल के भैंसे का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी शिरकत की। मुर्रा नस्ल के झोटे की पूरी दुनिया कायल है। ऐसे ही एक पशुपालक जंक्शन के खुंजा क्षेत्र के ताज मोहम्मद हैं। ताज मोहम्मद लंबे समय से पशुपालन के शौकीन हैं। ताज मोहम्मद के पास मुर्रा नस्ल के सुल्तान झोटे का बच्चा है। इसकी देखरेख समय ताज मोहम्मद की ओर से पिछले 1 साल से की जा रही है। ताज मोहम्मद ने बताया कि सुल्तान झोटे की कीमत 9 करोड़ रुपए से भी अधिक है। मंगलवार को उक्त झोटे का 1 साल पूरा होने पर उसका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे। पशुपालकों ने बताया कि उक्त झोटा मुर्रा नस्ल का है। पिछले 1 साल से वह इसकी देखभाल बच्चों की तरह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि झोटे की ऊंचाई 57 इंच व लंबाई 67 इंच है। इसे देखने के लिए अलग अलग राज्यों से करीब 50 से अधिक लोग आ चुके हैं। पशुपालक ताज मोहम्मद ने बताया कि यह मुर्रा नस्ल का झोटा है। इसके जन्मदिन बनाने का एकमात्र उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर डॉक्टर राम प्रताप ने झोटे के गले में हार डालकर आमजन से पशुपालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। नाम है कटेला, मुर्रा नस्ल सुल्तान झोटे का बच्चा ये जी मैं बड़े शौक नाल पाले ते बड़ी हिफाजतें दी कीती। अज इंदा पूरा साल हो गया, साल दिन अज मनाया इंदा। डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री आए सन, उन्होंने केक कट्टे इंदा स्वागत करे और बधाई दे गए ने। उन्होंने कहा भी बच्चा सोहना पाले और तेनू बधाइयां होवन। उन्होंने मैं बधाइयां दित्तियां ने। बड़े शौक नाल और प्यार नाल इंदा अज जन्मदिन मनाया गया। पूरे साल तो आज मनाया है, पूरा साल हो गया 22 तारीख में। डॉक्टर साहब आए थे, इस बर्थडे का आज 1 साल का ही हो गया है और इसका जन्मदिन ताज मोहम्मद जी ने मनाया है और डॉक्टर राम प्रताप जी से केक कटवाया है
इसका उद्देश्य जो यही है कि भी पशुपालन को बढ़ावा मिले। मुर्रा नस्ल का सोनू नाम से है ये झोटा और अभी 1 साल का है और इसकी लंबाई है जो 57 इंच है, इसकी ऊंचाई है और 67 इंच लंबाई है इसकी और काफ़ी अच्छी नस्ल का बता रहे हैं पशु जो रखते हैं वो लोग इसे। अभी 5 माह पहले जब ये 5 माह का था तो इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए लगी थी और अब लोग बाग बता रहे हैं कि लगभग इसकी कीमत 5 लाख के करीब है और लगभग 1 साल बाद इसको 20-25 लाख तक मान के चल रहे हैं। लेकिन इनका ताज मोहम्मद जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि भी इस नस्ल को बढ़ावा मिले। मुर्रा को जो हरियाणा में ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है और पशुपालन है जो उसको बढ़ावा मिले और इन्होंने अपनी मतलब गरीबी के अंदर ही इसको पाला है और बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है, इसलिए इनको बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छी परवरिश की है इस भैंस के बच्चे की। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की एक बैठक टाउनशिप फूड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन के अगले चरण में स्थानीय विधायक से मिलने का निर्णय लिया गया। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की एक बैठक टाउन स्थित फूड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में जिला चिकित्सालय को टाउन में ही यथावत रखने पर चर्चा करते हुए व्यापारियों व शहर के मौजूद लोगों ने आपसी विचार विमर्श किया। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल बचाने के लिए आगामी कार्यक्रम के तहत विधायक चौधरी विनोद कुमार से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोध स्वरूप बाजार बंद कर प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पीएमओ से अस्पताल के नक्शे की भी मांग की गई है। इस मौके पर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अस्पताल को किसी भी कीमत में टाउन से जंक्शन स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में अमृतलाल गर्ग, शराफत अली, प्रेम सेतिया, प्रदीप हैरी, जवेंद्र पारिक, मदन बांटिया, सुशील जैन, जिनेंद्र जैन, मनोज विनोचा, बहादुर सिंह चौहान, बाबा बलकार सिंह, देवकी नंदन चौधरी, सुभाष नोकवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे टाउन के अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की जो बैठक चल रही है अभी, उस बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि भी हम हमारे टाउन के हॉस्पिटल को किस तरह से बचाया जा सके। हमारा किसी कोई क्षेत्र से विवाद नहीं है, किसी व्यक्तिगत, किसी राजनीति, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और इस तरह की कोई भ्रांतियां फैला रहा है तो वो गलत है। क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ की बात है, हमारे हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जिला राजकीय चिकित्सालय की स्थापना हुई है। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहा के, अपने पैसे लगा के इस बिल्डिंग को खड़ा किया था और हम चाहते हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये हमारा हॉस्पिटल सदा यहीं रहे। हमें कोई मेडिकल कॉलेज से कोई ये नहीं है किसी प्रकार का कि भी मेडिकल कॉलेज नहीं बने, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि भी मेडिकल कॉलेज अपने नियमों के तहत बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो नियम है उन नियमों को फॉलो करते हुए आप जहां भी जैसा उचित समझे, अगर उसका क्षेत्र 5 किलोमीटर में आ रहा है तो 5 किलोमीटर के अंदर बनाइए। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम हमारे पुराने जो भी जिला चिकित्सालय उसकी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। हम इसको बिल्कुल जारी रखेंगे। आज ये छोटी मीटिंग है और उसके बाद हम हमारे पूरे शहर के पूरे बस्तियों से, पूरे गांव से, जिन जिन के लोगों से इनका संबंध है उन सब लोगों को आंदोलन में शामिल करके और एक बहुत बड़ा वर्ग और इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और जीत अवश्य हमारी होगी। आज हनुमानगढ़ में जिला सरकारी हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति की मीटिंग हुई। इसमें गणमान्य व्यक्ति और दोस्त बैठे हैं। आगामी विचार विमर्श की बातचीत चल रही है और सरकार का जो हठधर्मी रवैया है उसमें टाउन को बर्बाद किया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि जंक्शन में हॉस्पिटल ना बने, वहाँ 500 बेड का बने, लेकिन हमारा एज इट इज रहे, क्योंकि इस हॉस्पिटल का बेस जो है वो हनुमानगढ़ का टाउन का जिला चिकित्सालय है। ये एज इट इज रहना चाहिए। इसके लिए हम आगामी रणनीति बना रहे हैं। हमने कभी भी टाउन जंक्शन के भाईचारे पर प्रश्न नहीं उठाया, वो एज इट इज है। हमारे भाई बंधु भी वहाँ रहते हैं। सरकार के सारे कार्यालय वहाँ चले गए। उनके पास आज भी मज़े का काम है, मज़े की सारी व्यवस्था है। तो हमारे हनुमानगढ़ टाउन के हॉस्पिटल को उजाड़ के क्या यहाँ पर
सरकार और जंक्शन के लोग चाहते हैं उनको सद्बुद्धि दे। उनके लोग गिरेबान में कैसे झांकेंगे? या तो उनको चौधरी साहब से निवेदन है कि ग्राम पंचायत में डिवाइड कर दिया जाए टाउन को, कुछ हमारे को थेड़ी वाले ले जाएंगे, कुछ कोला वाले ले जाएंगे, और पंचायत समिति का कार्यालय है हमारा। अगर ये हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक किला है, ये चौधरी साहब से अगर ट्रांसफर होता है तो ये भी वहाँ ले जाए, हमें बड़ी खुशी है, कोई बात नहीं है। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज जंक्शन थाना पुलिसकर्मियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण करने की मांग की है। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता जंक्शन थाना में लूट और चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज करवाने जंक्शन थाना गए। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित रूप से धक्का-मुक्की की गई। पुलिस के कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में आज जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ता जंक्शन थाना के समक्ष धरने पर बैठे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जनवादी नौजवान सभा के जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि करीब 3 रोज पहले जंक्शन थाना के नजदीक ही उनके कार्यकर्ता के मकान से लूट और चोरी हो गई। इसकी शिकायत दर्ज करवाने जब कार्यकर्ता जंक्शन थाना पहुंचे तो यहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए इस व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल हनुमानगढ़ आ रहे पुलिस के उच्च अधिकारी को इस संदर्भ में अवगत करवाया जाएगा और यहाँ के थाना प्रभारी को हटाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक थाना प्रभारी को स्थानांतरित नहीं किया जाता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 103 रोज पहले की बात है कि जंक्शन सिटी शहर के अंदर यहाँ कोतवाली थाना लगता है और इस कोतवाली थाने की नाक के तले 3 दिन पहले एक लूट हो गई, चोरी हो गई और हमारे भारत की जनवादी नौजवान सभा के यहाँ जिला के पदाधिकारी यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए तो यहाँ के सीआई ने उन लोगों के साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की और यह कहा कि थाने से बाहर निकल जाओ, आपका काम ये नहीं है, ये तो काम पुलिस का है और पुलिस अपने काम को बखूबी निभा रही है। 3 रोज पहले की घटना है। इस बात को लेकर के हमारे साथियों ने जो तय किया कि कल एडीजी यहाँ आ रहा है कि हनुमानगढ़ जिला के अंदर हम भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग कल एडीजी का घेराव करेंगे कि ऐसे निकम्मे अफसर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा उस एडीजी का विरोध किया जाएगा, बड़े पैमाने पे विरोध किया जाएगा, चाहे काले झंडे हो, चाहे रास्ता रोकना हो, तमाम तरीके के हम कार्यक्रम करेंगे जब तक यहाँ के थानाधिकारी को नहीं हटाया जाता। ये हमारा कल का कार्यक्रम है। और अभी वक्त का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद के बीच अच्छी खबर यह है कि जिला अस्पताल के आईसीयू यूनिट का विस्तार किया जा रहा है। पीएमओ दीपक सैनी ने बताया कि आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाकर 30 की जा रही है।
सरकारी अस्पताल को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित किए जाने के बीच एक अच्छी खबर यह है कि अस्पताल के आईसीयू को अपग्रेड किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीएमओ दीपक मित्र सैनी ने बताया कि अब आईसीयू के 20 बेड बनाए गए हैं। भविष्य में किसी भी गंभीर बीमारी की आशंका को देखते हुए आईसीयू को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग के सी वार्ड की जगह आईसीयू का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण पहुंच चुके हैं तथा उन्हें स्थापित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि यूनिट का विस्तार होने के बाद यहाँ पर बेड की संख्या बढ़ाकर 20 से 30 हो जाएगी, जिससे गंभीर रोगियों को भर्ती कर उनका उपचार यहीं किया जा सकेगा तथा अन्य स्थानों पर रेफर करने की नौबत नहीं रहेगी। ऐसे जिला चिकित्सालय का थोड़ा अपग्रेडेशन हो रहा है। कोविड की संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए एनएचएम ने 20 बेड की आईसीयू बनाने के लिए कुछ सामान भेजा है। तो उसके बेड वगैरह, इन्फ्यूजन पंप और मल्टीपैरा तो आ गए हैं, जो इंस्टॉल भी कर दिए हैं, लेकिन उसमें अभी फॉल सीलिंग और एसी का कार्य बाकी है। तो एनएचएम को लेटर लिख दिया गया है कि उसकी फॉल सीलिंग वगैरह करवाई जाए, ताकि अगर कोविड संक्रमण या दूसरे कोई गंभीर रोगी होते हैं तो उनको इलाज की उचित सुविधा दे सकें, ताकि उनको उसके लिए रेफर नहीं करना पड़े। राज्य स्तरीय 17 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटी खिलाड़ी चंचल का आज जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभिनंदन किया गया। धौलपुर में आयोजित हुई 65 वर्षीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा चंचल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हनुमानगढ़ की छात्राओं ने जयपुर को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। मंगलवार को पदक विजेता खिलाड़ी का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रबंध समिति पदाधिकारियों, महाविद्यालय के प्राचार्य आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने की। इस मौके पर खिलाड़ी चंचल व कोच शिल्पा का माला पहनाकर वह स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने कहा कि विद्यालय बेटियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तो करता ही है, साथ ही उन्हें हर जरूरत की वस्तु भी उपलब्ध करवाता है। विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से वर्तमान में विद्यालय में विभिन्न तरह के खेल मैदान बेटियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तैयार करवाए गए हैं। बड़े ही गर्व की बात है कि धौलपुर में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल 17 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की टीम ने विजय हासिल की, जिसमें सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कुमारी चंचल ने भाग लिया। आज विद्यालय में प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के द्वारा एवं विद्यालय स्टाफ के द्वारा उसका माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ में ही हमारे बास्केटबॉल कोच कुमारी शिल्पा, जिनके मार्गदर्शन में रहकर इसने मुकाम हासिल किया है, उसका भी माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर के अभिनंदन किया गया। अब 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवा घर बैठे ही अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत की गई है। 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवा घर बैठे ही अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर हेल्पलाइन ऐप शुरू किया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अलावा नाम कटवाने में संशोधन का कार्य भी ऑनलाइन किया जाएगा। जिला परिषद के आईसीसी कोऑर्डिनेटर पद्मेश याग ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 1 जनवरी 2021 तक 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटवाने, संशोधित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर हेल्पलाइन शुरू की गई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन करवाने के लिए किसी बीएलओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन यह सब कार्य घर बैठे ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलओ खुद घर पहुंचेगा और जानकारी प्राप्त कर आवेदक का कार्य करेगा। इसमें ईपिक नंबर भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत कॉलेज में यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम व स्कूलों में रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़ी जानकारी देने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से पोस्टर व ब्रोशर भी छपवाए गए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहा है निर्वाचन विभाग का। उसमें 1/1/22 को जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं उनका पंजीयन, किसी को नाम हटवाना है, किसी को जुड़वाना है, स्थान परिवर्तन करना है, नाम कटवाना है, उसके लिए निर्वाचन विभाग ने इस बार VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप ऑनलाइन शुरू किया है। उसके VHA के शुरू करने से किसी को भी BLO के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठ के ही अपने इलेक्शन से संबंधित नया आवेदन है, नाम कटवाना, जुड़वाना, जो भी कार्य करना है कर सकता है। वो BLO के पास चला जाएगा और BLO अपने आप उसके घर आके उससे सारी क्यूरी करके उसका जो भी काम है, मतदान, नाम जुड़वाना है हो रहा है, एपिक नंबर भी उसका आ जाएगा ऑनलाइन ही।
उसे जाने की जरूरत। इसके अलावा इस अभियान से अधिक जोड़ने के लिए स्वीप प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल चल रहे हैं अभी, और स्कूलों में रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता भी चल रही है, और निर्वाचन विभाग की तरफ से पोस्टर और ब्रोशर भी छपवाए गए हैं जो युवाओं को वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उनमें अधिक से अधिक जागरूकता फैले और पंजीकरण अभियान से ज्यादा संख्या में जुड़ सके। जिले को स्कूली लेवल के 18+ के बच्चे 25,000 के करीब हैं और कॉलेज लेवल के 3,000 के आसपास हैं। इनका चिन्हीकरण किया गया है, इन पे अलग से फोकस डाला जा रहा है ERO के माध्यम से, और इनका पंजीकरण करवाने की कोशिश की जा रही है। गो मित्र मंडल के सदस्यों ने आमजन से मक्कासर के निवासी दुर्घटना के शिकार हुए एक निर्धन परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाने की अपील की है। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मक्कासर का आर्थिक रूप से कमजोर एक ऐसा परिवार है जिसके सभी 6 सदस्य पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे में परिवार के मुखिया के दोनों पैर टूट गए, 2 बच्चों का बीकानेर में उपचार चल रहा है, बाकी 5 जनों का भी घर में उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार को तंगहाली में 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इलाज पर हो रहा खर्च उठाने से यह परिवार पूरी तरह से असमर्थ है। पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन के साथ समाज सेवी संगठनों व भामाशाहों से आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई गई है। परिवार की सहायता करने पहुंचे गो मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि परिवार के सभी 6 सदस्य 14 नवंबर को टेम्पो में सवार होकर टाउन के नजदीक स्थित भद्रकाली माता मंदिर में गए थे। मंदिर में माथा टेकने के बाद वे वापस आ रहे थे। रास्ते में ट्रक के साथ टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए, जिनमें से 2 बच्चों को बीकानेर रेफर किया गया। बाकी सदस्यों का भी उपचार चल रहा है। गो मित्र मंडल के सदस्यों ने आमजन से इस जरूरतमंद परिवार की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। ये 14 तारीख को एक हनुमानगढ़ जिले में मक्कासर गांव है, वहाँ एक गरीब परिवार है जो भद्रकाली गया हुआ था। उनका एक्सीडेंट हुआ तो परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, 6 के 6 घायल हैं, जिसमें 2 बीकानेर भर्ती है और एक जो ड्राइवर है उसके भी काफी चोटें आई है, दोनों लाते फ्रैक्चर है। तो जितने भी शहर निवासी है हनुमानगढ़ जिले के, उनसे एक अपील की जाती है कि आप जितनी संभव हो सके इस गरीब परिवार की मदद करें। जितना आपसे प्रयास हो सके, पैसा है कोई और जितनी भी जो संभव मदद हो, सभी इलाका वासियों से निवेदन है कि आप संभव हो सके भी तो मदद करें इनकी। सर इलाज के लिए इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, लेकिन जो आने जाने का खर्चा है, एक्स्ट्रा जो खर्चे लग रहे हैं, एम्बुलेंस का खर्चा अभी परसों हमने 6,000 रुपए दिया है, और इनका खाने का अभी 6 परिवार में एक भी कोई सदस्य कमाने वाला नहीं रहा। 6 के 6 जिनके चोटें लगी हुई है, घायल है, तो आप बताओ कैसे इलाज होगा। हमारे पास भी इतना कुछ है नहीं जो इनको दे सके। जितना संभव हुआ मदद हमने की है, लेकिन अब अभी मैं इलाका वासियों से निवेदन करता हूँ भी आप इस परिवार को देखें, जितनी संभव हो मदद के। प्रशासन से भी एक मेरी अपील है कि जितना इस गरीब परिवार के लिए किया जा सके उतना ही कम है, क्योंकि 6 के 6 सदस्य घायल पड़े हैं आपके सामने। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।